नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसजीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, मोदी का जमाना है। जी हां, सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। सारे विश्व में भारत का डंका है। सारा विश्व अब भारत से संचालित हो रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा लगता है कि भारत का दूसरा नाम, अब मोदी नगर कहूं, मोदी प्रदेश कहूं, मोदी देश कहूं, मैं जो भी कहना चाहूं, जो भी नाम से पुकारना चाहूं, पुकार सकता हूं। जहां जाता हूं उनकी तस्वीरें नजर आती हैं। जगह जगह, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले G20 के पोस्टर लगे हुए हैं। वहां मोदी की तस्वीरें। और तो और अखबारों में आपको यकीन नहीं आएगा, पूरा दक्षिण भारत एरो शो के पोस्टर से पटा हुआ है। जी हां, एरो शो हो तो बेंगलोर में रहा है, लेकिन उसके पोस्टर सारे दक्षिण भारत के अंदर आप देख सकते हैं। इवन भारत के बाकी मुख्य शहरों में भी आप देख सकते हैं। और वहां पर बैंगलोर के कुछ फोटोग्राफ मेरे पास हमारे मित्रों ने भेजे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बैंगलोर के अंदर सैकड़ों में बिल बोर्ड्स हैं। मैं 10-12 की बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों में, जिसपे एक मेगा तस्वीर है महामानव की, कि वही सब कुछ है। तो एरो शो का मतलब सिर्फ मोदी है। बाकी कोई जगह ऐसी नहीं है भारत की, पेट्रोल पंप हो या हवाई अड्डा हो, पोर्ट हो, डाकखाना हो या कोई सार्वजनिक स्थल के बाकी जगह हो, आपको हर जगह उन्हीं की तस्वीर नजर आएगी। उनको देख के सिर्फ एक ही व्यक्ति की मुझे याद आती है, वो है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम की। क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आती हैं नॉर्थ कोरिया से, हर जगह पे, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले, मुझे नहीं लगता कोई स्थल छूटा होगा जहां पर किम साहब की तस्वीरें नहीं लगी रहती हैं। और वही उनके राजगुरु भी हैं, राजस्वामी भी हैं, वही उनका राजकुल भी है, वही राजवंश है। भारत का भी राजकुल और राजवंश अब मोदी ही है। हर जगह पे वही तस्वीर है। क्या करे साहब, ये युग ऐसा आया है। पुराने जमाने के अंदर क्या होता था कि सुनने में आया, मैं शायद हिस्टोरियन तो नहीं हूं, कि बहुत जगह पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख मिलते हैं और उन कई शिलालेखों पे एक नाम मिला करता था, प्रियदर्शी। तो लोग हैरान होते थे, प्रियदर्शी साहब कौन है। और बाद में शायद अंग्रेजों की या कुछ और भारतीयों की, वो बाद में उनकी सारी सर्च थी, जब उन्हें पता लगा कि ये प्रियदर्शी दरअसल सम्राट अशोक है। वो प्रियदर्शी का शायद वो अपभ्रंश है, प्रियदर्शी लिखा जाता था। अगर मेरी सूचना में कुछ कमी होगी तो मैं अपने विद्वान मित्रों से कहूंगा कि उसको सुधार देंगे। तो लोग अपना प्रचार प्रसार किया करते थे। इंदिरा गांधी ने भी 1975 का जो इमरजेंसी का काल था, वो एक कुआं खुदवाया था। उसके अंदर कुछ सूचनाएं उन्होंने भी कई भाषाओं के अंदर डाली थी अपने बारे में, कि एक जमाना था इंदिरा गांधी का राज हुआ करता था। ये और बात है कि वो कुआं फिर खाली करवा लिया गया बाद में, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई और सारी चीजें फिर बाहर निकाल ली गई। तो इंदिरा गांधी का स्वप्न जो था, स्वप्न रह गया। लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इतिहास के पेजों पर अंकित हो जाए, पत्थरों पर एक लिखी हुई इबारत बन जाए। मोदी जी भी वही हैं। ब्रांडिंग कहूं, ओवर ब्रांडिंग कहूं, जो कहना चाहो कह सकते हो। यही हमारी चर्चा का विषय है। और इस पर बात करने के लिए हमारे जो विद्वान मित्र आज मौजूद हैं, वो है अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वागत है सर आपका। और हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार श्री धनंजय कुमार जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब आपके पास ही आता हूं। दरअसल ये लाइन, ओवर ब्रांडिंग ऑफ मोदी, इंस्पायर्ड फ्रॉम यू ओनली सर। आपने इन शब्दों का उपयोग किया था, तो मुझे उससे थोड़ी प्रेरणा मिली और मैंने उसको एक टॉपिक के रूप में इस्तेमाल कर लिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पहली टिप्पणी आपसे चाहूंगा इस ओवर ब्रांडिंग के ऊपर। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कोई जगह ऐसी नहीं जहां मोदी ना हो, सिर्फ उनकी ही तस्वीर है। और वही तस्वीर है देखा जाए तो भारत की। जी स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मेरा पूरा बचपन बीता प्रयागराज में, और मैं इंजीनियरिंग की मैंने काशी से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और हम लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाया करते थे हर हफ्ते। और हमारी ये मान्यता थी कि केवल हर हर मोदी, विश्व में महादेव, हर हर महादेव, महादेव के अलावा कोई नहीं। महादेव जो है सर्वोपरि। और हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि महादेव की तुलना में भी हर हर मोदी हो सकता है वास्तविकता में। और मेरा जो सनातनी मन है वो इतना ज्यादा उसको ठेस पहुंची थी
हर हर मोदी, घर घर मोदी। घर घर में दिनेश जी हम पति पत्नी सुख से रह रहे हैं, अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं, यहां मोदी जी का क्या काम? मोदी जी का काम, प्रधानमंत्री हैं, वो अपने राज सत्ता को संभालें, अपने देश को संभालें। लेकिन इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण एडवर्टीजमेंट देके आप जनता भारत की अपनी मूर्खता को क्यों दिखाना चाहती है? पहली बात तो ये कि महादेव के सामने मोदी जी को समकक्ष खड़ा कर देना, फिर भगवान श्री राम को बच्चे के रूप में मोदी जी उंगली पकड़ के उनके घर की तरफ ले जा रहे हैं और फिर उनको अपने घर में इनवाइट करना, तो ये चीज मुझे समझ में नहीं है। अब थोड़ा सा जो आपने शब्द यूज किया, जो आपने कहा ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स, अगर आप अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम का किस्सा चल रहा है, आसाराम जी का किस्सा चला था, राम रहीम का किस्सा चला था, बहुत चमत्कारी बाबा हुए और उन चमत्कारी बाबाओं ने यह कहा कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, और लोगों ने किया और लोगों की कुछ बीमारियां ठीक भी हुई। इसलिए हुई कि लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास की कमी थी, जो उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि वो ये नहीं कर पाएंगे, जब बाबा ने कहा जिन पे उनका विश्वास था तो वो पूरा हो गया। हम लोग भी सनातनी, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, हमको सुख मिलता है, हमको शांति मिलती है और हमको लगता है कि भगवान कर देंगे, क्योंकि अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो चीजें काफी हद तक ठीक हो जाती हैं। ऐसा ही जब मुसलमान नमाज पढ़ते होंगे उनको लगता होगा, जब क्रिश्चियंस अपनी पूजा करते होंगे उनको लगता होगा। लेकिन अगर आप अध्ययन करें इन सारे धर्म गुरुओं का, किसी भी धर्म के धर्म गुरु हैं इनकी, तो वो ये कहते हैं कि आप ये करोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ बातें और भी कहते हैं। वो कहते हैं कि इसके साथ तुम्हें योगा करना है, इसके बाद तुम्हें डाइट प्लान करना है, तुम्हें धूप लेनी है, ये करना है, और उसके बाद जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो पेशेंट उसके पास जाता है, कहता है कि आपने साहब ये मंत्र बताया था, इस मंत्र से तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। वो कहते हैं नहीं, उसका कारण ये है आपने योगा ठीक से नहीं किया होगा, आपने डाइट प्लान में कुछ गड़बड़ी की होगी, या डाइट में जो खाया होगा वो शुद्ध चीज नहीं खाई होगी, इसलिए आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। देखिए मोदी जी के साथ वास्तविकता में यही हो रहा है। जब आप लोगों की आशाओं को बहुत ज्यादा जगा देते हो, जब लोगों को यह बता देते हो कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा, मैं इतने करोड़ 2 करोड़ नौकरियां दिलवा दूंगा, मैं यहां से हर घर को पानी दे दूंगा, हर को घर दे दूंगा, और बिल्कुल ऐसा राम राज्य आ जाएगा जिसको कोई दुख नहीं होगा। ये 2004 में भी आपने देखा था, जो अटल जी के साथ हुआ था, इंडिया शाइनिंग की बात हुई थी, और लोगों ने महसूस किया यार हमारे घर में तो परेशानी है, हमारे बच्चे को तो नौकरी नहीं मिल रही है, पति की जितनी तनख्वाह है उसमें घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तो जो निराशा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा ब्रांड को क्रिएट करते हैं तो अगर वो पूरी नहीं होती है तो निराशा भी बहुत जल्दी आती है। एक शब्द का उपयोग मैं और करूंगा दिनेश जी, वो है कि ये जो ओवर ब्रांडिंग है, इसके साथ वर्ड यूज होता है हुब्रिस हाइपोथेसिस। हुब्रिस हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति ये समझने लगे कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो इतना सर्वशक्तिमान है कि जो वो कहेगा वो हो जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान का रूप है, वो तो विष्णु का अवतार है। लेकिन जब वो देखता है कि जो उसने वादे किए थे, 15 लाख नहीं दे पाया, लोगों को नौकरी नहीं दे पाया, लोगों के दुख नहीं दूर कर पाया, तो उसके बाद क्या करता है, गोल पोस्ट को चेंज कर देता है। फिर वो कहता है अच्छा चलो ठीक है ये नहीं, लेकिन हम देखो सड़कें कितनी अच्छी बना रहे हैं। फिर वो सारा ध्यान उसका जो है सड़कों पे हो जाता है। तो इसीलिए चर्चा का विषय हुआ कि आप जो ये सड़कें बना रहे हो, इस सड़क पे वो आदमी कैसे सुख भोगे, बुलेट ट्रेन में कैसे सुख भोगे, आपके एयरपोर्ट का सुविधा का सुख कैसे उठाए, जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिस 70% जनसंख्या को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, वो एयरपोर्ट का क्या करे, बुलेट ट्रेन का क्या करे, इन रोड्स का क्या करे। वो तो आपके जो बड़े लोग हैं, जिनके पास कार हैं, जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है, उनको फायदा होगा। तो वो गोल पोस्ट को चेंज करता है और 2-3 साल उसमें निकाल देता है कि देखो मैंने अब मंदिर बना दिया, अब आपको नया गोल पोस्ट दे दिया कि देखो ये लोग मंदिर का मना कर रहे थे तो मैंने मंदिर बना दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओवर ब्रांडिंग हो रही है, ये ओवर ब्रांडिंग जनता के अंदर एक निराशा पैदा कर रही है, बहुत ज्यादा निराशा पैदा कर रही है। आज के तारीख में जो लोग पूछना शुरू कर दिया है लोगों ने कि ये जो वादे हो रहे हैं इसका लाभ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और देखिए दिनेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वास्तविकता है, और ये अध्ययन भी हुए, उसमें रिसर्च भी हुई कि जो फैमिली यूनिट है, वो फैमिली यूनिट अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो वास्तविकता में जब आप देखते हैं कि आपका जो आपने जिसके पीछे आप चल दिए थे, भेड़ की तरह झुंड बना के जिसके पीछे चल दिए थे, उसने आपको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि आपके घर के खर्चे नहीं चल रहे। आप एक विश्वास मानिए और ये सोचिए, जिस आदमी की तनख्वाह 10-12 हजार रुपए महीना है, वो अपने बच्चे की शिक्षा कैसे कराए जब आपने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, आपने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तो जितना ज्यादा आप ब्रांड को चमकाएंगे और उस ब्रांड को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ये कहते हैं कि आप ब्रांड में और जो एक्चुअल आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। वरना जब निराशा छाती है और जब कंज्यूमर उसके बाद सोचता है कि ये जो मैंने सोचा था जिसकी वजह से ये खाया था, आप सोचिए आप एक बहुत बढ़िया होटल में जाएं, आप हल्दीराम का खाना खाएं और आधे घंटे के बाद आपकी तबीयत खराब होने लगे, तो जो आशा टूटेगी आप 100 जगह जाके बताएंगे। जब आप 50 रुपए के ठेले में खाना खाएंगे आप 100 जगह जाके इसलिए नहीं बताएंगे, एक्सपेक्टेड था जब आपने सस्ता खाना खाया तो पेट में दर्द होता, परेशानी होती। लेकिन जब ओवर ब्रांडेड रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया और उसके बाद आपको फूड पॉइजनिंग हुई, इसका माने आप 1000 लोगों को बताएंगे कि उस जगह मत जाना। तो ये जो इनकी स्ट्रेटेजी है, ये मेरे ख्याल से एक लोकतंत्र में, और ऐसे लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में जो ये आशाओं को क्रिएट कर रहे हैं, एस्पिरेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो किसानों की भी आशा टूटेगी, युवाओं की भी आशा टूटेगी, व्यापारियों की भी आशा टूटेगी। जो मुझे दिनेश जी ऐसा लग रहा है कि हो रहा है और यही होगा, क्योंकि अब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि जो आशाओं पे उन्होंने विश्वास किया था वो विश्वसनीय नहीं थी, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जी, मैं आता हूं